कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं। हम जो है हमेशा रोज हम आपके लिए कक्षा 10वीं की गणित से संबंधित वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आयकर से संबंधित वीडियो जो है आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए आयकर जो है प्रारंभ करते हैं। आयकर जानने के पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कर क्या होता है या कर कितने प्रकार के होते हैं। तो और साथ में जो है कर क्या है, तो सरकार गवर्नमेंट जो हमसे जो टैक्स वसूलता है, कर वसूलता है, वो क्या है, उसके द्वारा जो किए गए सर्विस या लोकहित के कार्यों के लिए सरकार को जो पैसे की आवश्यकता होती है वह क्या होता है, टैक्स के रूप में जो है लोगों से जो है वसूलता है। इसे हम जो है कर कहते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और सेकंड होता है हमारा जो है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर की सूची में आता है आयकर, जबकि जो है अप्रत्यक्ष कर की सूची में आता है सेवा कर, उत्पाद कर। जितने भी कर हैं वो जो है आयकर के अलावा जो भी कर हैं वो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। तो प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो हम सीधे जो है हमारे द्वारा सीधा गवर्नमेंट को दिया जाता है, प्रत्यक्ष कर है। और ऐसा कर जो सीधे हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमसे जो है दूसरे माध्यम से ले रहा है। जैसे हम जो है पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोल के लीटर मान लीजिए हमारा जो है आज 80 रुपये है, तो 80 रुपये में से जो है 32-33 रुपये केंद्र सरकार का टैक्स जुड़ा रहता है, साथ में 18 से 20 रुपये राज्य सरकार का टैक्स जुड़ा रहता है। इस प्रकार हमारा जो है लगभग जो है 45-50 रुपये का टैक्स जो है हम पेट्रोल के इसमें 1 लीटर में देते हैं। क्योंकि हम पेट्रोल के लीटर खरीदते हैं 80 रुपये में, उसमें से जो है 50 रुपये टैक्स के रूप में लगभग जुड़ा रहता है। तो ये हम जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम जो है इसको सीधा टैक्स के रूप में नहीं देकर पेट्रोल के रेट में ही जुड़ कर आ रहा है। तो इस प्रकार जो है टैक्स दो प्रकार के होते हैं, हमारा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। दूसरी चीज आता है आयकर। आयकर में अगर हम आ जाएं तो आयकर विभाग लोगों के लिए एक जो है विशेष कार्ड जारी करता है, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता। अर्थात आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए स्थायी खाता संख्या अर्थात परमानेंट अकाउंट नंबर को हम जो है पैन कार्ड कहते हैं। और पैन कार्ड में के द्वारा ही जो हम आयकर का जो है भुगतान करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम जो है आयकर में हम जो है किस प्रकार से भुगतान करते हैं और किस प्रकार से उनके क्वेश्चनों को बनाते हैं। तो चलिए आयकर देखते हैं। आयकर क्या है? सरकार जो है व्यक्तियों के आय पर, एक विशेष आय पर जो टैक्स लगाता है उसे हम जो है आयकर कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, वेतनभोगी है ना, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट स्तर के कर्मचारी, और बहुत से लोग जैसे आप कोई दुकान वगैरह चलाता है, उनकी आय क्या होता है, उन आय की गणना करके जो है हम उस पर टैक्स देते हैं। यह टैक्स हमारा जो है आयकर कहलाता है। हर साल हर वर्ष जो है गवर्नमेंट द्वारा या सरकार द्वारा आयकर की एक सारणी दिया जाता है, एक जो है दरें जो है निश्चित की जाती है, उस दर के अनुसार से हमको आयकर देना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आयकर की गणना हम जो है किस प्रकार करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, आयकर की गणना के लिए हमें कुछ चरण जो है अब हमारा ये करना चाहिए, जिसका अनुसरण करना पड़ेगा। जैसे हमारा जो है सबसे पहले हम निकालते हैं किसी व्यक्ति की कुल वार्षिक आय। हम जो है यहाँ पर आय, वार्षिक आय में हम जो है निकालते हैं। तो हमारा जो है पहला होता है कि वार्षिक आय क्या है व्यक्ति की, उसकी हम जो है लिख लेते हैं। उसके बाद जो है इस वार्षिक आय में गवर्नमेंट द्वारा कुछ छूट दिया जाता है। मतलब ऐसे जो है पैसे जो व्यक्ति जो है निवेश करता है, जैसे है LIC की पॉलिसी की वार्षिक प्रीमियम, एक वर्ष में जितना भी LIC की प्रीमियम भरता है वो जो छूटी योग्य राशि में आता है। उसके बाद है सामान्य भविष्य निधि, जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, स्पेशली जो है जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए होता है। फिर यूलिप में जो है जमा राशि है। उसी प्रकार गृह ऋण की मूलधन की जमा राशि है। हम जो है गृह ऋण लेते हैं, होम जो है लोन लेते हैं, तो होम लोन में हमारी जो लोन की जो मूल राशि है जो चुकाते हैं उसको भी हमारा जो है छूट योग्य राशि में आता है। उसी प्रकार
बच्चों के शिक्षण शुल्क, सावधि जमा खाता जिसे हमारा होता है किसान विकास पत्र, और जो है इसी प्रकार अन्य जो है सावधि जमा खाता के हैं वो सभी जाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो दान दिया जाता है उसका भी कुछ प्रतिशत जो है छूट योग्य राशि में आता है। अनाथालय में हम जो दान देते हैं वो भी छूट योग्य राशि में आता है। तो दूसरा हमारा कार्य होता है जितने छूट योग्य राशि में हम जो निवेश कर रहे हैं उन निवेश की वार्षिक जो है अंशदान को लिखें। याद रखें कि सबका जो है हमको क्या करना है, वार्षिक अंशदान जो है यहाँ पर लिखना है। वार्षिक अंशदान लिखने के बाद सबको जो है जोड़ लेते हैं तो आ जाता है छूट योग्य, हमारा जो है कुल छूट योग्य राशि। इसके बाद आता है कर योग्य आय। कर योग्य क्या है, आय क्या है, ये तो हमारा हो गया वार्षिक आय, ये छूट योग्य राशि। तो वार्षिक आय में यदि हम छूट योग्य राशि अर्थात 1 में 2 को हम जो है माइनस कर दें तो आता है कर योग्य आय। उसके बाद आता है देय आयकर की गणना। तो दिए गए आयकर की गणना सरकार द्वारा तय किए गए आयकर की दरें के अनुसार जो है किया जाता है। मैंने एक जो है एग्जाम्पल रखा है, एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे है 1,50,000 तक कोई आयकर नहीं। पहला स्लैब यही होता है कि कुछ राशि पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। जैसे हमारी आय जो है 5 लाख रुपए है तो उसका सबसे पहले 1,50,000, पहले 1,50,000 में हम कोई जो है आयकर नहीं देंगे। उसके बाद 1,50,000 1 रुपए से 3 लाख तक 10% आयकर है। इसका मतलब है कि 1,50,000 1 से 3 लाख के बीच में अर्थात 1.5 लाख रुपए की राशि है उसका 10% जो है हम आयकर के रूप में देंगे। उसके बाद तीसरा स्लैब होता है कि 3 लाख 1 से 5 लाख तक 20% राशि। 3 लाख जो ऊपर की राशि है 5 लाख तक उसमें हमारे जो 20% का जो है टैक्स लगता है। फिर 5 लाख से ऊपर पर 30% का टैक्स जो है। ये जो है मैंने एक आयकर की जो है दरें दिया हुआ है, पुराने हमारे दरें हैं उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ। बहुत साल पहले ये दरें जो है चलती है तो मैंने जो है एक एग्जाम्पल बताया है। तो इस प्रकार से जो है देय आयकर की हम जो है गणना कर लेते हैं। उसके बाद गणना करने के बाद क्या करते हैं, कुल देय आयकर निकालते हैं। कुल देय आयकर, इन देय आयकरों में सभी आयकरों को जोड़ देते हैं तो हमारा रहता है कुल देय आयकर। यहाँ पर कुल देय आयकर निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन देय आयकरों में सरकार द्वारा जो है कुछ उपकर लगाया जाता है। आयकर पर उपकर होता है जैसे शिक्षा उपकर, स्कूल शिक्षा उपकर, उच्च शिक्षा उपकर, ऐसे जो है उपकर लगाते हैं। तो जो है इस जो है शिक्षा उपकर लगभग सामान्य रूप से शिक्षा उपकर 3% होता है। ये किस पर लगता है, हमारा जो है देय आयकर का 3%। अर्थात हम जो है ये जो देय आयकर यहाँ पर निकलेगा इसका 3% हम जो है शिक्षा उपकर के रूप में निकालेंगे। इसके बाद अधिभार भी लगता है। अधिभार कैसे लगता है कि यदि किसी का कर योग्य आय, जैसे यहाँ पर है कुल वार्षिक आय में छूट योग्य राशि घटाने पर भी यहाँ पर जो आय आता है कर योग्य आय, यदि यह कर योग्य आय 10 लाख रुपए से ऊपर है तो ऐसे राशि जो 10 लाख रुपए से ऊपर है ऐसे जो है ऐसे आय वाले लोगों पर अधिभार लगाया जाता है। और अधिभार हमारा क्या होता है, कर योग्य आय 10 लाख रुपए से ज्यादा हो तो देय आयकर का 10%, मतलब यहाँ पर जो देय आयकर निकालेंगे इसका जो है हम 10% अधिभार के रूप में गणना करते हैं। ये तो हो गया हमारी पूरी गणना। पहला है देय आयकर निकाल लिए, शिक्षा उपकर निकाल लिए, फिर अधिभार निकाल लिए। अब क्या करते हैं, हमको कुल आयकर ज्ञात करना है। कुल आयकर में क्या करते हैं, देय आयकर, शिक्षा उपकर और अधिभार तीनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है कुल आयकर आ जाता है। इस प्रकार से हम जो है आयकर की गणना कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। 6-7 पॉइंट में हमारा जो होता है, यदि इसमें हमारी आय यदि क्या है कि 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं है तो अधिभार वाला कॉलम हट जाएगा, मतलब अधिभार हमारा नहीं लगेगा। अधिभार केवल जो है उन लोगों के लिए लगता है जिसका आय 10 लाख रुपए से ऊपर है। साथ में जो है इसके साथ साथ क्या है कि ये जो छूट योग्य राशि है, ये जो है हमने छूट योग्य राशि दिया है, इसकी भी सीमा होती है। अधिकतम या तो 1 लाख होता है, 1 लाख, या अधिकतम 1.5 लाख, या अधिकतम 2 लाख, इस प्रकार की इसकी सीमा मान देते हैं।
जैसे किसी का जो है आमदनी 5 लाख रुपए है और उन्होंने 2 लाख रुपए निवेश कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख में पूरा हम जो है 2 लाख रुपए घटा देंगे और कर योग्य आय हमारा 3 लाख रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस समय जो है अधिकतम सीमा यदि 1 लाख रुपए है तो आप जो है 2 लाख रुपए भी अगर निवेश करते हैं तो केवल जो है छूट योग्य राशि में 1 लाख रुपए ही गिना जाएगा, 2 लाख रुपए नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए ही है। इस प्रकार कर योग्य आय 5 लाख ऋण 1 लाख बराबर 4 लाख हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि आयकर के प्रश्नों को किस प्रकार हल। चलिए अब हम जो है एक उदाहरण द्वारा देखते हैं कि आयकर की गणना हम किस प्रकार जो है करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण जैसे लिया है, क्या है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपए है। साथ में दिया है उसने 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी की वार्षिक प्रीमियम में तथा 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। आयकर की गणना कीजिए जहां समस्त छूट को मिलाकर अधिकतम कर मुक्त राशि 1 लाख रुपए है। इसी को मैं बोल रहा था कि अधिकतम सीमा जो है छूट योग्य राशि का अधिकतम सीमा दिया रहेगा। अब साथ में जो है आयकर की दरें दिया हुआ है कि 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, जिसको हम जो है 0% हम जो है लिख सकते हैं। साथ में 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10% है, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20% है और 10 लाख से ऊपर 30% है। साथ में जो है यहाँ पर दिया है शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। इस प्रकार से इसमें जो है अधिभार नहीं दिया है, यदि अधिभार नहीं भी लिखा है तो भी हम जो है अधिभार की गणना करते हैं यदि हमारा कर योग्य आय 10 लाख रुपए से ऊपर है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको जो है कैसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि शासकीय कर्मचारी, नंबर 1 देते हैं, शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय बराबर हो जाएगा 3,60,000 रुपए। फिर हमारा जो है दूसरा हमारा आता है कि छूट योग्य राशि। छूट योग्य राशि क्या क्या है, इसको अलग अलग हम जो है नंबर देख लिख सकते हैं। जैसे पहला है हमारा भारतीय जीवन बीमा। इसमें हमारा जो है कितना जमा करता है 20,000 रुपए वार्षिक। हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो वार्षिक में ही लिखेंगे, तो यहाँ पर 20,000 रुपए दिया है, ये वार्षिक हो जाएगा। साथ में नंबर 2 जो है दिया है कि सामान्य भविष्य निधि, ये देखिए सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए प्रति माह जमा करता है। यहाँ पर लिख देंगे सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में क्या करता है 4,000 रुपए जमा करता है। और चूंकि यह जो है प्रति माह है तो एक वर्ष में क्या होता है 12 माह होगा, तो 4,000 गुणित 12 कर देंगे। इस प्रकार से आ गया 48,000 रुपए आ जाएगा। फिर हमारे पास और कोई निवेश नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं कुल छूट योग्य राशि बराबर हो जाएगा A धन B। A है हमारा जो है 20,000 रुपए, 20,000 प्लस B है हमारा 48,000 रुपए। दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 68,000 रुपए। ये हमारा जो है कुल छूट योग्य राशि आ गया। अब हमारे अगर जो है शासकीय कर्मचारी कुल वार्षिक आय है, हमारे पास छूट योग्य राशि है, तो अब हम निकाल सकते हैं कर योग्य आय। तो ये नंबर हमारा जो है तीसरा हो जाता है कर योग्य आय। कर योग्य आय बराबर, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले जो चरण बताया था आयकर के, उसमें बताया था कि 1 ऋण 2 करते हैं, तो यहाँ 1 ऋण 2 कर देंगे कर योग्य आय में, तो हो जाएगा 1 ऋण 2। इसके बराबर आ जाएगा 1 में है हमारा 3,60,000 रुपए, ये हो जाएगा 3,60,000 रुपए
माइनस दूसरा है 68,000 रुपये, ये हो जाएगा 68,000 रुपये बराबर, अगर 3,60,000 रुपये में 68,000 रुपये निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता है 2,92,000 रुपये। ये आ गया हमारा जो है, क्या हो जाएगा हमारा जो है कर योग्य आय। अब हम जो है आयकर की देय आयकर की गणना करते हैं। नंबर चौथा पॉइंट में देय आयकर की गणना करते हैं। तो चलिए मैं ऊपर पे जो है क्वेश्चन को इतना को जो है मिटा दे रहा हूँ, आयकर की दर को जो है रखे रहता हूँ। तो हम जो है यहाँ पर मिटा के देखते हैं। चलिए देय आयकर की गणना करना है तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर चौथा आ जाएगा देय आयकर। देय आयकर की गणना कर रहे हैं तो नंबर फर्स्ट हमारा जो है किसमें दिया हुआ है 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं, तो यहाँ पर हमारा लिख सकते हैं 2 लाख का 0% बराबर हो जाएगा 0 रुपए। हमारा जो है नंबर दूसरा है 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10% है। हमारा 2 लाख 1 से, दूसरा हमारा क्या था 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10%। हमारा जो है कर योग्य आय क्या है 2,92,000 है, जो 5 लाख से हमारा जो है कम है, इसलिए हमारा दूसरा लिख सकते हैं 2 लाख 1 से 2,92,000 तक 10%। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,92,000 ऋण 2 लाख, यहाँ पर आ जाएगा का 10%, और ये बराबर हो जाता है हमारा जो है 92,000 का 10%। यदि हम इसको निकालें तो यहाँ लिख सकते हैं 92,000 गुणित 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर ये काट देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाता है राशि 9,200 रुपये। ये हो गया हमारा जो है 9,200 रुपये। अब मैं आयकर की हम गणना भी कर ले तो मैं इसको भी हम कर दे रहा हूँ। अब शिक्षा उपकर हमारा अगला पॉइंट है, हमारा नंबर 5वां हमारा आ जाएगा शिक्षा उपकर। ये है हमारा देय आयकर का 3%। देय आयकर का क्या है हमारा 3% है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इक्वल टू लिख सकते हैं 9,200 रुपये हमारा क्या आया है देय आयकर आया है। एक और चीज़ है, मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये कर रहा था, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक करना है कुल देय आयकर निकालना है। कुल देय आयकर बराबर 1 धन 2 होता है, इसके बराबर आएगा 0 धन 9,200 बराबर आ जाएगा 9,200 रुपये। इसके बाद हम जो है निकालेंगे कि जो है शिक्षा उपकर नंबर जो है 5वां शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% बराबर हो जाएगा 9,200 का 3%, और इसके बराबर लिख सकते हैं 9,200 गुणित 3/100। ये दोनों जीरो कर गया, इसके बराबर आ गया हमारा जो है 92 गुणित 3 बराबर 3 दूनी 6, 9 किया 27, 276 रुपये हमारा जो है आ गया। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट लाइन हमारा है कुल, यहाँ पर छठा हम लिखेंगे कुल आयकर बराबर होता है 4 धन 5, और इसके बराबर हो जाएगा 9,200 प्लस 276 रुपये, और इसके बराबर हमारा आ जाएगा 9,476 रुपये। इस प्रकार हम जो है आयकर की गणना बिल्कुल पॉइंट बनाकर अगर हम करते रहें तो बहुत ही आसानी से हम जो है आयकर की गणना कर सकते हैं। चलिए हम जो है आयकर की गणना के लिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए आयकर से संबंधित एक और क्वेश्चन हम देखते हैं।
मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये है। वह 42,000 रुपये वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 रुपये अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर में समस्त बचतों पर अधिकतम छूट 1 लाख रुपए है। मैं पहले भी बताया हूँ कि अधिकतम छूट की सीमा हर क्वेश्चन में आप लोग को दिया रहेगा। खैर जो है यहाँ पर आयकर की दरें दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 2,50,000 तक कोई आयकर नहीं है, इसका मतलब इसमें हमारा जो है 0% है। दूसरा है 2,50,000 से 5 लाख तक 10% आयकर देना पड़ेगा और 5 लाख से 10 लाख तक 20% आयकर। उसी प्रकार 20 लाख से अधिक पर 30% आयकर देना पड़ेगा। यदि जो है आय 10 लाख से अधिक हो तो अधिभार देय आयकर का 10% होगा एवं शिक्षा ऊपर देय आयकर का 3% होगा। प्रश्न में इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि किसी जो है कर्मचारी की वार्षिक आय ना देकर जो है मासिक आय दिया जा सकता है, जैसे जो है उक्त क्वेश्चन में जो है दिया गया है। तो जब भी हम जो है निकालते हैं तो याद रखिए मासिक आय और मासिक खर्च है, दोनों को हमको जो है वार्षिक आय और वार्षिक खर्च में हमको दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का हल किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कुल वार्षिक आय। तो यहाँ पर जो है बैंक कर्मचारी का वार्षिक आय, चूंकि मासिक आय 40,000 रुपये दिया था इसलिए 40,000 गुणित 12 कर देते हैं तो 4,80,000 रुपये वार्षिक आय हो जाता है। दूसरा है छूट योग्य राशि। छूट योग्य राशि में सबसे पहले सामान्य भविष्य निधि में 42,000 रुपये वार्षिक जमा करता है, तो हम 42,000 रुपये वार्षिक ले लेंगे सामान्य भविष्य निधि में, नंबर ए। नंबर बी हमारा हो जाएगा LIC में 6,000 रुपये अर्धवार्षिक किस्त जमा करता है। अर्धवार्षिक किस्त जमा करता है तो वार्षिक में क्या हो जाएगा, एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं तो 6,000 गुणित 2 बराबर वार्षिक हो जाता है। इस प्रकार ये हो गया 12,000 रुपये वार्षिक। हमारा जो है और निवेश नहीं है, ये सिर्फ 2 ही निवेश है। तो कुल छूट योग्य राशि A प्लस B आ जाएगा। 42,000 प्लस 12,000 करेंगे तो 42,000 प्लस 12,000 बराबर 54,000 रुपये कुल छूट योग्य राशि आ जाता है। अब हम देखते हैं कर योग्य आय क्या है। तो हम जानते हैं कर योग्य आय में कुल वार्षिक आय में कुल छूट को हम घटाते हैं। दूसरी बात ये देखना है कि क्या कुल छूट हमारे अधिकतम सीमा से अधिक तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कुल छूट 54,000 रुपये हो रहा है, अधिकतम छूट की सीमा 1 लाख रुपये है, तो हमारा जो है ये अंडर में है, बाहर नहीं हो रहा है, अधिक नहीं हो रहा है। अतः हम जो है कुल वार्षिक आय 4,80,000 में 54,000 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 4,26,000 रुपये कर योग्य आय हो जाता है। अब देखते हैं देय आयकर की गणना किस प्रकार करते हैं। तो पहला देय आयकर की गणना में है 2,50,000 तक 0% आयकर देना पड़ता है, अर्थात 0% आयकर मतलब 0 रुपये आयकर हो जाएगा। दूसरा है 2,50,000 से 4,26,000 तक 10% है। हमारा जो है 2,50,000 से ये दूसरा जो है वो था 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक 10% था। क्योंकि हमारी जो है कर योग्य आय की जो राशि है वो 4,26,000 है, 5 लाख से कम है, इसलिए 5 लाख की जगह में हम लिखेंगे 4,26,000 तक 10%। तो हो गया 4,26,000 ऋण 50,000 का 10%। हम 4,26,000 में 2,50,000 हम घटाएंगे तो बचेगा 1,76,000 का 10% बराबर 1,76,000 गुणित 10/100। हम जो है एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर इस जीरो से ये जीरो काट देंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 17,600 रुपये हमारा आ जा रहा है आयकर। हमारे जो है राशि खत्म हो गई, 4,26,000 यही था। तो हमारा जो है आयकर की जो है देय आयकर की गणना हो गया। तो कुल देय आयकर कितना हुआ, तो 1 धन 2 करेंगे, एक में हमारा जो आ रहा है 0 रुपये और दूसरे में आ रहा है 17,600 रुपये। तो 0 प्लस 17,600 बराबर हो जाता है 17,600 रुपये देय आयकर हमारा हुआ। अब हम देखते हैं, चूंकि हमारा जो है यहाँ पर
कुल ये कर योग्य आय 4,26,000 है, 10 लाख से ऊपर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई अधिभार नहीं लगता है। अतः हम जो है सीधा शिक्षा उपकर निकालते हैं। और शिक्षा उपकर क्या होता है? देय आयकर का, यहाँ पर हम लिख सकते हैं देय आयकर का 3% होता है। देय आयकर हमारा है 17,600 का 3%। 17,600 गुणित 3/100 कर देते हैं। का के जगह पहले ही बताया प्रथम है, का के जगह हमारा जो है गुणित का चिन्ह आता है, और 3% मतलब 3/100। तो 17,600 गुणित 3/100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, 176 गुणित 3 हो गया, 3 छक्का 18 के 8 हासिल किया ये, 3 सत्ते 21, 1 22 की 2 हासिल किया 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो ये हो जाता है 528 रुपए। ये हो गया। अब हमारा क्या होता है? कुल आयकर कितना है? अब हमारा जो है कुल आयकर में क्या होता है? देय आयकर और शिक्षा उपकर दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो कुल आयकर हमारा हो जाएगा 4 + 5 बराबर हो जाएगा 17,600 + 528, दोनों को जोड़ेंगे तो 18,128 रुपए कुल आयकर हो रहा है। अब इसमें क्या बोला है कि कर्मचारी ने जो है प्रथम 11 माह में, कर्मचारी प्रथम 11 माह में 1,600 रुपये प्रति माह आयकर जमा करता है। यदि प्रति माह जो है 11 महीने तक 1,600 रुपये आयकर जमा करेगा, तो हम क्या है 11 माह में कुल जमा आयकर हम निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1,600 गुणित 12 बराबर हो रहा है 17,600 रुपये वो आयकर 11 महीने में जमा कर चुका है। कुल आयकर उसको पटाना है 18,128 रुपये और जमा कर चुका 17,600 रुपये। तो 12वें माह में जमा आयकर, तो 12वें माह में जमा आयकर क्या होता है? कुल आयकर जो हमारा बनता है और उसमें 11 महीने तक जो हम लोग जमा किए हैं उसको हमको घटाना पड़ेगा। हम यहाँ पर घटा दिए 18,128 में 17,600 घटा दिए तो आया 528 रुपये, अर्थात 12वें महीने में बैंक कर्मचारी को 528 रुपये आयकर जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार से भी हमारे प्रश्न आ सकते हैं कि आयकर जो है हर महीने जमा किया जा सकता है, ऐसा जो है होता है हर महीना। दूसरी बात है कि ये आयकर प्रथम 11 माह से मेरे को एक चीज याद आया कि हमारा आयकर अर्थात वित्तीय वर्ष जो है, जो शुरू में हमारा लिखे थे वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? तो ये होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा जो है वित्तीय वर्ष हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अगर सोचिए कि अगर कोई भी जो है कर्मचारी अगर प्रति माह जमा ना करे तो उसको सीधा 18,128 रुपये का पूरा राशि जो है एक ही महीने के जो है उसके पेमेंट में या वेतन में कटेगा, जिससे उसका वेतन बहुत कम हो जाएगा। तो ये बहुत कम ना हो करके बहुत सारे कर्मचारी क्या है प्रत्येक माह जमा करते हैं। साथ में क्या है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बैंक कर्मचारी का वार्षिक आय 40,000 रुपये है, वो भी मकान किराया भत्ता छोड़कर। तो मकान किराया भत्ता हमेशा छोड़ दिया जाता है, उसको छोड़कर ही हम जो है आय का गणना करते हैं। तो इस प्रकार से मासिक किराया दिया रहेगा, सीधा ही उसको हम जो है 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो आशा है आप लोग को जो है आयकर से संबंधित क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प होगा और आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत जो है लाभदायक होगा। यदि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम फिर जो है नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जो है क्वेश्चन जो है आप बनाते रहिए।